हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का वन शॉट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम हर एक टॉपिक को फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, हर एक हेडिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये इस एक लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर आपका कवर होगा। और आपको मैं बता दूं, एग्जाम में इस चैप्टर की वेटेज है 5 to 7 मार्क्स। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी ऑन टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्टिंग करने से पहले आपको ये बता दूं, ये जो नोट्स हैं आपको दिख रहा होगा पहले से हाईलाइटेड है। तो ये क्यों हाईलाइटेड है बच्चे? ये वाले जो मैंने नोट्स है ना, अपने मेन लेक्चर के नोट्स में से पिक किए हैं। मतलब ये मेन जब हम आपको मेन चैप्टर पढ़ा रहे थे तब ये टॉपिक्स को हमने हाईलाइट किया था। आपको मेन लेक्चर्स देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के नाम से चैप्टर नंबर 1। और सिर्फ 3 घंटे के अंदर हमने पूरा चैप्टर एक एक लाइन को डिस्कस करके कंप्लीट किया है। मतलब ये, अगर आप अभी बैठो 12 बजे बैठो, 1 बजे बैठो, 2 बजे बैठो, तो 3 घंटे लगातार बैठने के बाद आपका एक दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों इधर उधर झांकना, जब आपके सामने प्लेलिस्ट पड़ी हुई। तो उसको देखो, लेक्चर को समझो, उसके बाद इस लेक्चर पे आना, रिवीजन करना और काम खत्म आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको सीधा क्वेश्चंस करने और आपको वो बड़े आराम से हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इसके अंदर हमको ये 9 टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। एक एक करके हम एक सारे टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। बच्चों, अगर बेसिक बात की जाए मैनेजमेंट वर्ड से, तो मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मैनेज करना, किसी भी चीज को हैंडल करना, है ना। जैसे अगर हम आपको बोलूं कि आपको स्कूल में फेट है, उसको मैनेज करना है, तो उसमें आप क्या करोगे? आप सारी चीजें संभालोगे। कैसे संभालोगे? फेट कैसे ऑर्गेनाइज होनी है, कौन किस चीज का इंचार्ज होगा, किस किस को क्या क्या हमको ड्यूटीज देनी है, कितने लोगों की हमको जरूरत पड़ेगी। फिर फेट के दौरान सबको डायरेक्शन देंगे, अरे तू यहाँ क्यों खड़ा है, तू वहां क्यों खड़ा है, तू उसको देख, तू उसको देख। ये सारी चीजें हम करेंगे और फिर लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे, फेट अच्छी हुई या नहीं हुई। यही तो चीज होती है हमारी। बिल्कुल सही। तो वही चीज हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी करते हैं। मतलब क्या? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम मैनेज करते हैं। और मैनेज का मतलब क्या? हम हर एक एक्टिविटी को मैनेज करते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं, काम को मैनेज करते हैं, और तभी एक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो पाता है। और मैनेज करना कोई तुक्के वाली बात नहीं है, आपको बकायदा डेलिबरेटली पूरे एफर्ट्स के संग मैनेज करना होता है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ, जो जैसा कर रहा है वैसे कर दो, ऐसा नहीं है। हमको डेलिबरेटली क्या करना है? मैनेज करना है लोगों को। तो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन देयर इज अ डेलिबरेट मैनेजमेंट। ये चीज क्लियर हो? बाय चांस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो बात आती है, सर ये मैनेजमेंट है क्या? तो बच्चों, मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है तो बहुत 3 लाइन की। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो सबसे खतरनाक काम और सबसे टफ काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, आई होप आपको याद भी होगी। लेकिन 3 लाइन की डेफिनेशन जितनी सिंपल है ना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना उतना ही टफ काम है, सीरियसली। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम काम करवाते हैं लोगों से, किस उद्देश्य के संग, किस गोल के संग, कि हमको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है कुछ स्टेप्स है, ठीक है ना। मैनेजमेंट कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है। आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो क्या एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट करना। ये चीज समझ में आ रही है? और वो क्या होते हैं हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग। हमारे 5 फंक्शंस होते हैं जो हमारा कोई भी मैनेजर परफॉर्म करता है व्हाइल मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? काम करवा रहे हैं अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, वो भी कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब सर, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? तो इफेक्टिवली का मतलब होता है कि जो भी आपको टारगेट दिया गया है, क्या आपने उसको कंप्लीट किया या नहीं किया। आई रिपीट, जो भी आपको टारगेट दिया गया है, जो भी आपको एंड रिजल्ट आपसे मांगा गया है, क्या आपने वो अचीव करके दिया है कि नहीं दिया। अगर आपने करके दिया है तो मतलब आप इफेक्टिव हो, और अगर आपने उसको अचीव करके नहीं दिया है तो आप इफेक्टिव नहीं हो। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? ओके। सेकंड आता है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? तो एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आप कम से कम खर्चे में
वो काम आप कंप्लीट करके दे रहे हो। आई रिपीट, आप वो काम कम से कम खर्चे में कंप्लीट करके दे रहे हो, इसलिए आप क्या कहलाओगे? एफिशिएंट। तो एफिशिएंट का मतलब होता है वेस्टेज कम करना, कॉस्ट कम लगाना। तो क्लियर? तो इफेक्टिवनेस का मतलब है जो आपको एंड रिजल्ट दिया गया उसको आपको कंप्लीट करके देना है, और एफिशिएंटी का मतलब क्या होता है? कम खर्चे में आपको करके देना है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। तो बच्चों को तीनों वर्ड के मतलब पता लगे। प्रोसेस का मतलब वो सारे फंक्शंस जो मैनेजर परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लाइटिंग, कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस का मतलब हमको पता लग गया कि हमारा एंड रिजल्ट हमने अचीव किया कि नहीं किया। और एफिशिएंटली का मतलब हमको पता लग गया कि हाँ भाई कम खर्चे में काम होना चाहिए। अगर आपने कम खर्चे में काम किया है तो आप एफिशिएंट हो, अगर आपने कम खर्चे में काम नहीं किया है तो आप एफिशिएंट नहीं हो। और इस पर ना काफी सारे 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जो हमारे बुक में एग्जांपल दे रखा है हम वो देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी ने टारगेट बनाया था कि हमको पूरे साल भर में 5000 यूनिट्स बनानी है। ठीक है, कितनी बनानी है? 5000 यूनिट बनानी है। और वो टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से ओवर टाइम करवाया। ठीक है ना, उनको ज्यादा पैसे दिए जिससे वो टारगेट अचीव हो जाए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर टारगेट तो अचीव हो गया, लेकिन खर्चा तो था वो ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने ओवर टाइम करवाना हमको पड़ गया था। तो आप मेरे को बताइए, क्या आप इफेक्टिव हैं, क्या आप एफिशिएंट हैं, क्या आप दोनों हैं, क्या आप दोनों नहीं हो? तो टारगेट अचीव हो गया, हाँ हो गया, 5000 यूनिट बनानी थी, बना ली, आप इफेक्टिव हो। क्या आपने कम खर्चे में काम किया या ज्यादा लगवा दिए? ज्यादा लगवा दिए तो आप एफिशिएंट नहीं हो। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे पूछेंगे कि आप इफेक्टिव हो, क्या एफिशिएंट हो, या दोनों ही नहीं हो, या दोनों हो। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब मान के चलो उन्होंने क्या किया, कम खर्चे पे ध्यान दिया कि हमको पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना, और ज्यादा पैसा खर्च करने के चक्कर में उन्होंने ओवर टाइम नहीं करवाया, और ओवर टाइम नहीं करवाया मतलब उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो बताइए, क्या वो एफिशिएंट है या इफेक्टिव है? तो देखो, टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ तो वो इफेक्टिव तो नहीं है। क्या खर्चा कम हुआ? हाँ खर्चा कम हुआ, तो वो एफिशिएंट थे। एफिशिएंट थे बट इफेक्टिव नहीं थे। या कुछ चीज क्लियर हो गया? तो ऐसे एग्जांपल 1 मार्क 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो याद रखना, रीड करके रख लेना। क्लियर? ओके। तो हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैनेजमेंट क्या है, इफेक्टिवनेस क्या, एफिशिएंसी क्या है। क्लियर? तो पहला टॉपिक तुम्हारा मेजरली कंप्लीट हो गया। अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कैसे पहचान पाएंगे कि मैनेजमेंट हो रहा है? तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी है? हमारे पास 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिपीट, कितनी है? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसको याद करने का तरीका आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या है? पिग गोज टू मैकडी। पिग गोज टू मैकडी, इसके अंदर जो अंडरलाइन है वो हमारी हेडिंग्स है। तो पहले हेडिंग आती है हमारी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब हर जगह एप्लीकेबल होना। तो मैनेजमेंट करना, किसी भी चीज को संभालना, चाहे आप अपने घर को संभाल रहे हो, चाहे अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हो, चाहे आप किसी एनजीओ को संभाल रहे हो, चाहे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को संभाल रहे हो, चाहे किसी स्कूल को संभाल रहे हो, सबको संभालने की जो प्रोसेस होती है वो लगभग लगभग हर जगह सेम ही होती है। हर कोई प्लान करता है, हर कोई ऑर्गेनाइज करता है, हर कोई स्टाफ करता है, हर कोई डायरेक्ट करता है, हर कोई कंट्रोल करता है। तो मैनेजमेंट हर जगह लागू होता है, चाहे आप एक पेट्रोल पंप चला रहे हो, चाहे आप स्कूल चला रहे हो। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। दूसरा पॉइंट आता है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। सेकंड पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों इसका मतलब होता है मैनेजमेंट आपको कभी दिखता नहीं है, कोई इंसान नहीं होता मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम काम करते हैं। तो मतलब ये है, मैनेजमेंट दिखता नहीं है बट फील होता है कि काम प्रॉपरली हो रहा है। जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो, आप देखते हो कि बकायदा सारे आईडी कार्ड लगा के अंदर जा रहे हैं, आईडी कार्ड लगा के बाहर आ रहे हैं, बायोमेट्रिक हो रहा है, आप अंगूठा लगा रहे हो, आपकी अटेंडेंस लग रही है। इसके बाद प्रॉपर लिफ्ट में जा रहे हैं, हर कोई अपने डिपार्टमेंट में जा रहा है, बुक्स लाइब्रेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ऑफिस में फाइल वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप क्या बोलते हो? यार क्या मस्त काम चल रहा है यहाँ पर, है ना? अब आप ये देख के बोलते हो कि हाँ भाई घर जो कंपनी है वो वेल मैनेज्ड। आप घर में आते हो, मम्मी कमरे में आती है आपके, आप देखते हो कि आपकी किताबें कहीं और, आपके जूते कहीं और, आपके कपड़े कहीं और, आपका मोबाइल कहीं और। तो वो क्या करती है? कमरे का सत्यानाश कर रखा है, मैनेज करना ही नहीं आता। आ रहा समझ में? तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट। और कैसे फेल्ट होता है? जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जैसे गोल्स हमारे अचीव हो रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ ऑर्डर में रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे एम्प्लॉयज जो है खुश है, सेटिस्फाइड है, तो हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से मैनेज हो रही है। क्लियर? ओके।
तीसरा पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट के अंदर गोल्स अचीव कर रहे हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ गोल्स होते हैं और गोल्स उनको पता होने चाहिए क्लियरली कि हाँ किस मुद्दे के लिए हम काम कर रहे हैं। तो एज अ मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, एज अ मैनेजमेंट हम हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके एफर्ट्स को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इसके अंदर हम लोगों के एफर्ट्स को ज्वाइन करते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करवाते हैं। क्लियर, ओके। फोर्थ जो हमारी हेडिंग आती है वो आती है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, फोर्थ जो हेडिंग आती है हमारी वो है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान तो नहीं होता, तो बहुत सारे लोग मिलते तब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो लोग हैं, हर एक जो लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अपने किसी इच्छा के लिए आए काम करने के लिए, बट एज अ टीम वो क्या करते हैं, वो एफर्ट्स लगाते हैं जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर पाए। तो मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट अ सोलो एक्टिविटी। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, एज अ पर्पस, एज अ टीम हम क्या, हमारा पर्पस क्या होता है, कैसे गोल्स को अचीव करो जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाए। आई होप आपको बच्चों ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्लियर, ओके। इसके बाद बच्चों आता है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बच्चों ये एक 3 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्वेश्चन कैसे आएगा, पहली लाइन लिखियो ना, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, एक्सप्लेन। अब क्या एक्सप्लेन करोगे इसके अंदर, समझ में आ रहा है, तो वही चीज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो एज अ मैनेजमेंट हम 3 चीजों को मैनेज करते हैं। पहला काम को, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा लोगों को, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा ऑपरेशंस को, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो 3 चीजों को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो मैनेज हमारा मल्टी डायमेंशनल है, मतलब हमको काफी चीजों को मैनेज करना होता है। तो पहला आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ काम करती है, या तो कोई प्रोडक्ट बनाती है या फिर कोई सर्विस देती है, हाँ है ना, बिल्कुल सही। तो हमारे जो टारगेट्स होते हैं, हमारा जो काम होता है, उसको हम अपने एम्प्लॉयज को समझाते हैं। आई रिपीट, उसको हम अपने एम्प्लॉयज को समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि भैया ये काम होना है, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आ रहा है तो उसे ट्रीट करना है, प्रोडक्शन के लिए हमारे पास टारगेट आ रहा है तो उतना हमको यूनिट्स बनाने हैं, स्कूल में कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसको हमको अच्छे से पढ़ाना है। तो क्या है, हम अपने काम को टारगेट्स में कन्वर्ट करके देते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं स्कूल के अंदर हमको बच्चों को पढ़ाना है, ये हमारा काम है, लेकिन उसको टारगेट क्या बनाते हैं कि बच्चों के अच्छे परसेंटेज आने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने काम को टारगेट्स में अचीव कर रहे हैं, बना रहे हैं, टारगेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अपने टीचर्स को, अपने एम्प्लॉयज को बता रहे हैं, और वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे आप उन चीजों को अचीव कर सकते हो। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर हम करते हैं, काम को मैनेज करने के लिए करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरा आता बच्चों मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो मैंने आपको बताया था, लोगों को मैनेज करना सबसे टफ काम होता है। तो लोगों को हम 2 तरीके से मैनेज करते हैं, एक होता है वन ऑन वन इंडिविजुअली, और दूसरा होता है एज अ ग्रुप। तो 2 तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, पहला इंडिविजुअली, दूसरा ग्रुप। और लास्ट लाइन जो उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है वो ये है कि मैनेजमेंट का काम, मुद्दे की चीज ये है कि हम अपने एम्प्लॉय से ऐसे काम करवाएं जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो जाए। और वो कैसे अचीव होगा, कि उनकी स्ट्रेंथ को तो हम कर दें एम्पावर, और उनकी वीकनेसेस को इररेलेवेंट कर दें, क्योंकि वीकनेसेस से हमको फर्क ही ना पड़े। तो ये हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्लियर, मैनेजमेंट ऑफ वर्क समझ में आ गया, मैनेजमेंट ऑफ पीपल समझ में आ गया। तीसरा आता है बच्चों हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि हम जो भी काम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या तो कोई सर्विस देंगे, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो आउटपुट है, जो सर्विस दे रहे हैं वो आउटपुट है, लेकिन आउटपुट किसी इनपुट से ही तो बनता है। इनपुट में जैसे मान के हम कुछ पेन ही बना रहे, तो पेन बनाने के लिए पहले प्लास्टिक लेकर आएंगे, फिर इंक लेकर आएंगे, फिर रिफिल लेकर आएंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, तब जाके एक आउटपुट बनेगा। तो उस ऑपरेशन को, उस प्रोसेस को भी तो मैनेज करना होता है। तो ये होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और ध्यान रखना, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हमारे 2 लोगों को लिंक करता है। किस लिंक को, मैनेजमेंट ऑफ वर्क को और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को। ठीक है ना, काम लोग करेंगे तभी तो मिलकर क्या बनेगा, ऑपरेशन बनेगा। क्लियर, ओके। 6 जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट के अंदर हमको लगातार सारे एक्टिविटीज करनी होती है, एक्टिविटीज मतलब फंक्शंस करने होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे मैनेजर हर एक वक्त ये चीजों को परफॉर्म करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, हमारी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी।
सेवन जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है हमारी मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मतलब ये एज अ मैनेजमेंट, एज अ मैनेजर हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने बदलते वातावरण के अनुसार हम ढाल लेते हैं। मतलब ये वी चेंज आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड अस। जैसे कि कोविड आया था तो सब लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे, डिमोनेटाइजेशन आया था, सब लोग कैश पेमेंट की जगह ऑनलाइन पेमेंट करना रिसीव हो गए थे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों में काम करती है। वर्क फ्रॉम होम अब ज्यादा ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है उस हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैकडॉनल्ड का दे रखा है कि मैकडॉनल्ड जब इंडिया आया था तो उसने जो है अपने मेन्यू में काफी ज्यादा चेंजेस करे थे। क्यों? क्योंकि इंडिया में नॉनवेज जो है उसके अंदर कुछ ऐसी एलिमेंट्स होते हैं जैसे गाय हो गई, इसका जो मीट होता है वो अलाउड नहीं है इंडिया में, वो बैन है। तो उन्होंने अपने काफी सारे मेन्यू में चेंजेस करते जिससे वो इंडिया के मार्केट को अडॉप्ट कर पाए। क्लियर? तो बच्चों ये थी हमारी कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली थी मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, दूसरा मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, तीसरा था मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, चौथा था मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, पांचवा था मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल के अंदर 3 सब पॉइंट्स थे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है? इसके बाद मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस और लास्ट मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। आई होप बच्चों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब बात करते हैं सर ये मैनेजमेंट करते क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्या हमारे इसके पीछे, कारण क्या है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेजरली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है उसके खुद के ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए वो कुछ करना चाहता है। और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जो भी एम्प्लॉय, जो भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है? तो कितने ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे, 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। ऑर्गेनाइजेशन के खुद के, दूसरा सोसाइटी से रिलेटेड, तीसरा इंडिविजुअल लोगों से रिलेटेड। तो ऑब्वियस ही बात है ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए क्या बोलता है कि भैया मुझे ज्यादा से ज्यादा कमाना है ना। तो उसके मेन क्या होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। किसके? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, इकोनॉमिक, मतलब पैसा कमाना। ठीक है? और पैसा कैसे कमाते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। आई रिपीट, क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो सबसे पहला टास्क जो होता है मैनेजर का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो ये होता है कि वो मार्केट में किसी तरह टिक जाए, है ना। जब भी कोई कंपनी मार्केट के अंदर नहीं आती है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, टिकना, कि बस वो मार्केट में सर्वाइव कर जाए किसी तरीके से, कंपटीशन वो इन फ्यूचर भी लड़ सकते हैं। तो टिकने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको कम से कम इतना पैसा कमाना पड़ेगा जिससे उनके जो खर्चे हैं वो रिकवर हो जाए। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव, मैनेजमेंट या फिर कंपनी शुड revenue company should earn enough revenue to recover all their cost. Clear? Okay. ये तो हमारा क्या था, सर्वाइवल। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो भी आप पैसा कॉस्ट से ऊपर कमा रहे हो वो होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कमाना क्यों जरूरी, क्योंकि प्रॉफिट कमाने से आपकी 2 चीजें रिकवर होती है। पहला ये, जो आपने कॉस्ट थी वो आपके रिकवर हो। दूसरा, जो आप रिस्क ले रहे हो उसके बदले में तो आपको कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आपको एक इंसेंटिव देता है, आपको एक मोटिवेशन देता है और आगे काम करने का। क्लियर? ओके। तीसरा आता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर रहे हो, चाहे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बढ़ा रहे हो, चाहे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहे हो, चाहे अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो। ठीक है ना, आपने प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा खरीदी तो ये भी क्या, एक ग्रोथ ही है। ग्रोथ करना क्यों जरूरी, ग्रोथ करना इसलिए जरूरी तभी आप इंडस्ट्री में टिक पाओगे। समझ में आ रहा है? अगर आपको इंडस्ट्री में टिकना है तो आपको अपने पोटेंशियल का, अपनी काबिलियत का भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा और 100% एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी आप इंडस्ट्री में टिक पाओगे और ग्रो कर पाओगे। तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब 3। सर्वाइवल, इतना कमा लो कि कॉस्ट रिकवर हो जाए। दूसरा, प्रॉफिट, इतना कमाओ कि कॉस्ट और रिस्क दोनों कवर हो जाए। और तीसरा, ग्रोथ, मतलब अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करो तभी आप इंडस्ट्री में टिक पाओगे। क्लियर? ओके। तो ये था हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में बात करिए, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सोसाइटी के लिए कुछ करना। आई रिपीट, किसके लिए करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना। तो ये होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। और सोसाइटी के लिए हमको क्या करना है, इकोनॉमिक बेनिफिट देने हैं, मतलब ऐसा कुछ करना है कि सोसाइटी को पैसों से रिलेटेड या फिर
इकोनॉमिकली उनको कुछ फायदा पहुंचे। अब कैसे कर सकते हैं? जैसे उनके लिए स्कूल्स बनवा दो, तो स्कूल्स बनवा दोगे तो सस्ती एजुकेशन उनको मिल पाएगी। हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल बनाओ तो उनको सस्ता इलाज मिल पाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, खासकर उन लोगों को जो पीछे रह गए हैं, सोसाइटी के पीछे रह गए हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो तो उन तक पैसा पहुंचेगा। इसके अलावा पॉल्यूशन कम करो, तो भैया पॉल्यूशन कम होगा तो भैया हेल्थ अच्छी रहेगी, दवाइयों पे खर्चा कम होगा। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करो। तो कुल मिला के उनको इकोनॉमिक बेनिफिट दो कंसिस्टेंटली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि वन टाइम करना है। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जब तक आप सोसाइटी से पैसा कमा रहे हो, तब तक सोसाइटी को आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। तो दो ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे। कौन कौन सा? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ, और दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव की तरफ। और तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं, हमारी जो पूरी टीम है, उनका भी तो ख्याल रखना है, उनकी भी तो जरूरत हमको पूरी करनी है। तो वो ऑब्जेक्टिव है हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी टीम मेंबर की, किसी भी इंडिविजुअल की मेनली कितनी नीड्स होती हैं? तीन नीड्स होती हैं जो मेजर नीड्स होती हैं। पहला, फाइनेंशियल नीड्स, वो चाहता है उसको अच्छी सैलरी मिले, अच्छे बेनिफिट्स मिले। दूसरा, सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब क्या होता है? आसपास के लोग उसको जाने, पहचाने, उसको अटेंशन दे, मतलब पीयर रिकॉग्निशन मिले। पीयर का मतलब होता है साथ वाले। और तीसरा होता है हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स का मतलब ये होता है कि वो चाहता है वो अपने करियर में ग्रो करे, तो उसको ट्रेन करो, डेवलप करो, ग्रो कराओ, जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख पाए। तो ये होते हैं मेजरली हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से? फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स और हायर लेवल नीड्स। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा टोटल क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ, सोशल ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर आपको सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्रिएट करना, और तीसरा हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल नीड, फाइनेंशियल नीड्स और हायर लेवल नीड्स। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके, आगे बढ़े। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 इंपॉर्टेंस है जो हमको इसके अंदर पढ़नी है कि मैनेज करना जरूरी क्यों है। तो पहला, मैनेज करना इसलिए जरूरी है जिससे हम अपने ग्रुप गोल्स, ग्रुप मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। क्योंकि सारे लोग एफर्ट्स लगाते, क्यों लगाते? जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल के गोल अचीव कर पाए। तो एज अ मैनेजर आपका काम है सबको एक डायरेक्शन में लेके चलना और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। दूसरा क्या? खर्चे कम करना। क्योंकि आप प्रॉपरली मैनेज इसलिए कर रहे हो कि आपका काम टाइम पर कंप्लीट हो जाए और आपके खर्चे कम से कम आए। तो मैनेजमेंट करने से आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। और एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है? बाय डूइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम सबको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब ये सारे फंक्शन आप परफॉर्म करते हो, सारे मैनेजर जब ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब हमारे खर्चे कम से कम आते हैं। क्लियर? तो दो पॉइंट हमको क्लियर हुए। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, और दूसरा मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये है, मैनेजमेंट हमको एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। अब सर ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब बच्चों होता है हर पल बदलना, कंटिन्यूअसली चेंज। आपको भी पता है, हमको भी पता है, हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जो हर पल बदलता रहता है। नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नई नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती रहती हैं, नए नए एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। कभी कोविड बढ़ जाता है, कभी कोविड कम हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर हमको क्या करना पड़ता है? कभी ऑफलाइन काम करना पड़ता है, कभी ऑनलाइन काम करना पड़ता है। ये सारी चीजें हो रही है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो ऐसे में क्या होता है, हम अपने एनवायरनमेंट के में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, तभी हम सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो मैनेजमेंट हमको इन चेंजेस को एडॉप्ट करने में मदद करता है। क्योंकि हमको भी पता है कि जब हम ऑफलाइन से ऑनलाइन आए थे तब हमको दिक्कत आई थी, अब हम ऑनलाइन से ऑफलाइन जाते हैं तो हमको दिक्कत हो रही है। लेकिन अब आदत सी पड़ रही है। आदत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमको ढाल लिया है हमने उसको, चीज को एडॉप्ट करने में, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एज अ मैनेजमेंट क्या करते हैं? अपने लोगों को समझाते हैं, अपनी टीम को समझाते हैं, और इन चेंजेस को अडॉप्ट करने में मदद करते हैं उनकी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अब ऑनलाइन करना हो, ऑफलाइन करना हो, तुरंत रेडी हो जाते हो। तो ऐसे केस में क्या होता है? अपने कंपटीटर से आप 2 कदम आगे बढ़ जाते हो। तो ऐसे केस में आप एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हो। क्लियर? ओके। फोर्थ जो इंपॉर्टेंस है बच्चों हमारी वो है, मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है। सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव बच्चों अभी तो पढ़े थे, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, हायर लेवल नीड्स। बगल में ही है, बगल में ही टॉपिक दे दो बच्चों, ये रहा ऊपर, ये रहा, दिख गया आपको? दिख गया? ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, हायर लेवल नीड्स।
तो मैनेजमेंट जो है, आई रिपीट, जो मैनेजमेंट है वो आपको इस तरीके से आपको लीड करता है, इस तरीके से आपको मोटिवेट करता है, मतलब अपनी टीम को मोटिवेट करता है, लीड करता है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन गोल तो अचीव करने में मदद करते ही करते हैं, लेकिन आप उनको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने में मदद कर देते हैं। जैसे अगर हम आपको प्रॉपरली मोटिवेट करें, ठीक है, हम आपको प्रॉपरली पढ़ाई कराएं, तो एक तो आपके नंबर आ रहे हैं, आपके घर वाले खुश, आप खुश, आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, प्लस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम हो जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम हो जाएगा कि आप किससे पढ़े थे, आप हेडमास्टर से पढ़े थे, आप सक्षम सर से पढ़े थे। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो हम इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, इस तरीके से लीड कर रहे हैं, जिससे हमारा गोल भी अचीव हो रहा है और आपका भी गोल अचीव हो रहा है। तो मैनेजमेंट प्रॉपर जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो भी अचीव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारा पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी हेल्प करता है, जैसे कि समाज के लिए अच्छा काम करना, जैसे रीजनेबल प्राइसेस पर अच्छे गुड्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, पॉल्यूशन कम करना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना। क्या आपको बच्चों ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े हैं तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 इंपॉर्टेंस थे। पहला, ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या था हमारा, बताओ जरा फटाफट से। हमारे ये एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। तीसरा, हमको डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। चौथा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। और पांचवा, सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम करता है। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये हमारे इंपॉर्टेंस भी हो गए। अब बच्चों पॉइंट आता है हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो बच्चों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करें, अपने स्कूल के बारे में बात कर लो, प्रिंसिपल सबसे ऊपर होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, सीनियर कोऑर्डिनेटर, जूनियर कोऑर्डिनेटर, उसके बाद हमारे कौन होते हैं, टीचर्स होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर हमारे लैब असिस्टेंट होते हैं, फिर आप स्टूडेंट। किसी टीचर के पास ज्यादा पावर है, किसी टीचर के पास कम पावर है। प्रिंसिपल टीचरों को निकाल सकता है और ज्वाइन भी करवा सकता है, ठीक है ना। स्कूल आप क्लास के टीचर आपको क्लास से बाहर निकाल सकते हैं, आपको पनिशमेंट वगैरह दे सकते हैं। मतलब ये हर एक टीचर का अपना एक अलग रोल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग पावर है। कोई किसी के पास ज्यादा पावर है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के पास कम पावर है, कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे 3 लेवल बन जाते हैं, एक सीनियर लेवल, एक जूनियर लेवल, एक मिडिल लेवल। और वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे काफी सारे लेवल्स बन जाते हैं। हमारा जो सीईओ होता है वो पूरी कंपनी को मैनेज करता है, हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं, और हमारे जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो वर्कर्स को मैनेज करते हैं। मतलब ये मैनेज हर कोई कर रहा है, हर एक के पास कुछ पावर है, लेकिन किसी के पास कम पावर है, किसी के पास ज्यादा पावर है। तो ऐसे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल क्रिएट कर देते हैं। पहला होता है हमारा टॉप मैनेजमेंट, दूसरा होता है हमारा मिडिल मैनेजमेंट, और तीसरा होता है हमारा सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। क्लियर? ओके। अब एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आता है हमारा टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट कौन होता है? तो टॉप मैनेजमेंट सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन वाले जो भी लोग होते हैं वो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है। चाहे उसको किसी भी नाम से पुकारो, चाहे हमारा चेयरमैन हो, सीईओ हो, सीओओ हो, सीटीओ, सीएमओ हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, मतलब जिसके आगे चीफ लग जाए या कोई ऊंची पोजीशन दिख जाए, मतलब वो क्या है? टॉप मैनेजमेंट है। अब मुद्दे की बात आती है सर, टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है? तो हम पढ़ने वाले फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। सबसे पहला टॉप मैनेजमेंट का काम होता है ऑर्गेनाइजेशनल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स बनाना, क्या उसके टारगेट्स हैं और कैसे उनको अचीव करना है वो बताना। तो गोल्स और स्ट्रेटेजीज बताना किसका काम है? टॉप मैनेजमेंट का काम है। पहला पॉइंट क्लियर? ओके। दूसरा पॉइंट क्या है? हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए कौन जिम्मेदार है? टॉप मैनेजमेंट। मतलब ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कौन जिम्मेदार? टॉप मैनेजमेंट। कंपनी लॉस कमा रही है, कौन जिम्मेदार? टॉप मैनेजमेंट। तो कंपनी के वेलफेयर के लिए, कंपनी के सर्वाइवल के लिए, सब कंपनी के ग्रोथ के लिए, सबके लिए कौन जिम्मेदार है? टॉप मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट हो गया गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज बनाना, दूसरा वेलफेयर और सर्वाइवल। तीसरा, सोसाइटी के अंदर हमारे बिजनेस से कुछ भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, सबके लिए जिम्मेदार कौन है? टॉप मैनेजमेंट। अगर हमारे खाना बहुत अच्छा बना, मान के चलो हमारी कंपनी जो है वो कुछ फूड बनाती है, तो फूड से लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है, तो किसकी तारीफ होगी? टॉप मैनेजमेंट की तारीफ होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। और अगर कोई बीमार पड़ गया, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ गया, किसी की बाई चांस डेथ हो गई, तो कौन जिम्मेदार माना जाएगा? टॉप मैनेजमेंट माना जाएगा। तो मतलब ये कंपनी का कुछ भी इंपैक्ट अगर सोसाइटी में पड़ता है तो टॉप मैनेजमेंट जिम्मेदार माना जाएगा। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसको एनालाइज करना किसकी जिम्मेदारी है?
टॉप मैनेजमेंट की। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आ रही है, हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, कस्टमर क्या चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव हो रहा है, ये सब कुछ एनालाइज करना किसकी जिम्मेदारी है, टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और उसका जो भी बिजनेस पर असर पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी भी किसकी होगी, टॉप मैनेजमेंट की होगी। और लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, टॉप मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी, उसके नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपस में सबको कोऑर्डिनेशन में प्रॉपर बिठा के रखना, तालमेल में बिठा के रखना, ये जिम्मेदारी किसकी है, हमारी टॉप मैनेजमेंट की है। क्लियर। तो पहला गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज बनाना, दूसरा हमारा वेलफेयर सर्वाइवल के लिए, तीसरा सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, चौथा बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ता है, और पांचवा कोऑर्डिनेशन। तो ये मेजर 5 फंक्शन है हमारे टॉप मैनेजमेंट। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है लेकिन आपको यही 5 पढ़ने हैं। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं बच्चों मिडिल लेवल के बारे में। मिडिल मैनेजमेंट के हमारे क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले मिडिल मैनेजमेंट बीच में आते हैं, मतलब टॉप और सुपरवाइजरी के बीच में आते हैं। तो ये दोनों के बीच का क्या है, लिंक है। ऊपर वाला जो बताता है वो नीचे वाले को क्या करते हैं, पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। इनकी जो पोस्ट होती है वो कौन सी होती है, डिविजनल हेड्स होते हैं, मतलब वो मैनेजर्स होते हैं या फिर वो प्लांट सुपरिटेंडेंट होता है। प्लांट सुपरिटेंडेंट मतलब फैक्ट्री का हेड, ठीक है ना, फैक्ट्री का हेड होता है हमारा मिडिल मैनेजमेंट, प्लांट सुपरिटेंडेंट। तो कोई भी मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, एचआर मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, परचेज मैनेजर हो, या फिर प्लांट सुपरिटेंडेंट हो, ये सारे मैनेजर्स, ये सारे डिवीजन हेड्स हमारे किसके अंदर आते हैं, मिडिल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब इनका काम क्या होता है जरा वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। बड़ा सिंपल काम है, बड़े इजी काम है। अगर आपको बच्चों याद ना हो तो घबराना नहीं, आपको क्या करना है, उस पोजीशन पे अपने आप को इमेजिन कर लो और सोचो कि आप इस जगह पर होते तो क्या क्या काम करते। तो वही काम आप लिख दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला क्या है, टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बना रहा है वो नीचे वालों को इंटरप्रेट करके समझा देना। दूसरा, ये डिपार्टमेंट रखना कि आप एक डिपार्टमेंट के हेड हो, आप एक फाइनेंस मैनेजर हो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हो। तो आपको ये देखना है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर उतने लोग हैं जितने आपको जरूरत है, कम तो नहीं है। अगर कम है तो आप उनको अपॉइंट कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गया। पहला क्या हो गया हमारा, ऊपर वाले जो बोल रहे हैं नीचे वालों को समझाना। दूसरा, ये चेक करना आपके डिपार्टमेंट में उतने लोग हैं जितने आपको जरूरत हो। तीसरा, उनको ड्यूटीज देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना की जिम्मेदारी भी किसकी है, आपकी की है। काम कौन करवाएगा, आप करवाओगे। तो उनको ड्यूटीज देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। इसके अलावा उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना, उनको चीयर करना, उनसे काम करवाना, उनकी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट के संग कोऑपरेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है, ठीक है ना। सब कुछ आपकी जिम्मेदारी। और प्लस नीचे वाले जो काम कर रहे हैं, जो सुपरवाइजरी लेवल है या फिर जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है, जो काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है, आपकी है। क्योंकि टॉप वाले आपसे पूछेंगे तुम क्या सो रहे थे जब वो काम कर रहा था। ये आपको चीज समझ में आई। तो मतलब हर चीज में जिम्मेदारी आपकी है। ये बात आपको समझ में आई, ओके। रिवाइज करते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाएगा उसको इंटरप्रेट करना। दूसरा, आपके डिपार्टमेंट में नेसेसरी लोग है कि नहीं। तीसरा, उनको ड्यूटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना। चौथा, उनको मोटिवेट करना। पांचवा, दूसरों के साथ कोऑपरेट करके काम करना। और छठा, जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं, उनके काम के लिए जिम्मेदार भी आप ही होगे। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं तीसरे मैनेजमेंट की। तीसरा मैनेजमेंट हमारा कौन सा है, तीसरा है हमारा सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब ये कौन होते हैं जरा ये समझते हैं। बच्चों, ये होते हैं हमारे फोरमैन या फिर सुपरवाइजर, मतलब जो लोगों पे निगरानी रखते हैं, हमारे वर्कर्स पे जो निगरानी रखते हैं, वो हमारे ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में आते हैं। और ये उनके कुछ फंक्शंस हैं, बेसिक बेसिक टाइम पास वाले फंक्शन है, फटाफट से रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ना भी समझ में आए तो अपने आप को सुपरवाइजर मान लेना और जो भी फंक्शन लिखोगे वो सही ही होंगे। पहला क्या है, ये वर्क फोर्स से डायरेक्टली लिंक करते हैं तो उनके काम को डायरेक्टली देखते हैं। हमारे जो एक्चुअल वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर हमारे सुपरवाइजर होते हैं तो उनके काम को डायरेक्टली देखते हैं। दूसरा, इनके पास क्या अनलिमिटेड अथॉरिटी होती है, अनलिमिटेड पावर होती है? द आंसर इज नो। जितना टॉप मैनेजमेंट बताएगा आपको उतना ही काम करना, अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है। तीसरा, ये मिडिल लेवल और वर्कफोर्स के बीच के होते हैं तो ऊपर जिससे जो बातें आ रही है वो नीचे वालों को समझा दी जाती है। ठीक है, जैसे मिडिल वाला टॉप की बातें ऑपरेशनल को बताता था, ये ऑपरेशनल वाला क्या कर रहा है, मिडिल की बातें वर्कफोर्स को बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या आउटपुट बन रहा है, क्या डिसिप्लिन मेंटेन है, क्या साफ सफाई हो रही है, क्या स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, सुपरवाइजर्स की होती है। ठीक है, इसके अलावा काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, वर्कर की जिम्मेदारी है। उनको ट्रेनिंग देना, वर्कर्स को समझाना कि काम कैसे करना है, कब करना है, उसकी जिम्मेदारी किसकी, ये सुपरवाइजर की है। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है,
अपने वर्कर्स को बताना कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उनको फीडबैक देना और उनके प्रमोशन वाले चांसेस को इंक्रीज करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? सुपरवाइजर मैनेजमेंट की। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, 2 बार आप रीड करोगे तो मजे से हो जाएगा। क्लियर? कोई भी डाउट अभी तक अच्छे से बताइए फटाफट से। पक्का? आगे बढ़े? ओके। अगला जो टॉपिक है वो क्या हमारा? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों ये तो सिर्फ डेफिनेशंस दे रखी है यहाँ पे फंक्शंस की, यहाँ पे तो इनके बकायदा चैप्टर्स हैं। ये बार बार क्यों पॉपअप आ जाता है? हाँ। या तो फंक्शंस जो आपको टॉपिक दे रखा है ना बच्चों, ये तो चैप्टर है सेपरेट। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। ये 5 चैप्टर पढ़ने आपको फंक्शंस के ऊपर। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है, बाकी जो डिटेल में है वो हम कहां पढ़ने वाले हैं? चैप्टर्स में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन का। प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, मतलब कौन उस काम को करेगा। तो प्लानिंग इज व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। और प्लानिंग करने के अंदर हम क्या कर रहे हैं? पहले से डिसाइड कर रहे हैं हमको क्या काम करना है, स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, प्लान्स बनाएंगे, कैसे उन गोल को अचीव कर पाएंगे। और एक बात और, प्लान करने का मतलब ये नहीं कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ हमारा उल्टा सीधा नहीं होगा और हम एकदम टारगेट पे काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप भी हमेशा स्टार्टिंग में प्लान बनाते हो कि मैं टॉप मारूंगा, मैं पूरे साल पढ़ाई करूंगा, 4 दिन बाद आपके सारे प्लान ठप हो जाते हैं, है ना? कितनी बार टाइम टेबल सेट किया हम लोगों ने, क्या हमारा टाइम टेबल सेट होता है? नहीं होता है। मतलब ये प्लानिंग प्रॉब्लम को खत्म नहीं करता है, प्लानिंग प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति देता है हमको। आपको ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? प्लानिंग से प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं, प्लानिंग से हम अपनी प्रॉब्लम का पहले से पता लगा सकते हैं कि जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो उससे कैसे डील करना है। क्लियर? ओके। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों हमारा ऑर्गेनाइजिंग का। सिर्फ टारगेट बना लेने से काम नहीं होता, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या लगेगा, कौन कौन सी रिसोर्सेज लगेंगी, क्या क्या हमको एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। आपने 95% का सपना तो देख लिया, आपने ये भी बोल दिया कि मैं पूरा साल पढ़ूंगा, लेकिन उसको लाने के लिए कौन से टीचर से पढ़ना पड़ेगा, कौन सी बुक फॉलो करनी पड़ेगी, कितने टेस्ट देने पड़ेंगे, कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सारा काम किसके अंदर होता है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप ये देखोगे क्या क्या एक्टिविटीज चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, किससे क्या काम करवाना है, किससे क्या काम होगा, ये सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करते हैं। क्लियर? तो एक बार रीड कर लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो की लाइन है वो है इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, क्या क्या काम करना होगा, कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, किसको हमको कितनी पावर देनी है, किसके पास कितनी जिम्मेदारी है, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, ये सारी चीजें हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। क्लियर? ओके। तीसरा जो बच्चों फंक्शन आता है वो आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का सिंपल वर्ड में मीनिंग बताऊं तो सही आदमी को सही क्वालिफिकेशन के साथ सही जगह पे सही टाइम पर अगर हमने काम दे दिया तो काम तमाम हो जाएगा। मतलब ये राइट पर्सन विद राइट क्वालिफिकेशन, राइट प्लेस एट राइट टाइम, तभी आप आपकी गोल्स अचीव कर पाओगे प्रॉपरली। अगर आपने सही व्यक्ति को गलत क्वालिफिकेशन के साथ गलत समय पर गलत जॉब पे बिठा दिया तो काम की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो राइट पर्सन एट राइट जॉब इज द की ऑफ स्टाफिंग। क्लियर? अगर आपको गोल्स को अचीव करना है तो सही व्यक्ति जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो और सही टाइम पर अगर वो काम कर दे तो मजा ही आ जाए, तो इट इज नोन एज स्टाफिंग। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा या फोर्थ फंक्शन आता है हमारा डायरेक्टिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? तो डायरेक्टिंग बच्चों सिंपल वर्ड्स में हमको ये बोलता है, एक सेकेंड, डायरेक्टिंग हमको सिंपल वर्ड्स में ये बोलता है कि आपको अपने एम्प्लॉय से काम करवाना है और काम करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, उसको गाइड करना पड़ेगा, उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा। अगर वो लो फील कर रहा है तो उसे मोटिवेट करेगा, अगर वो डायरेक्शन लेस घूम रहा है तो उसको लीड भी करना पड़ेगा, उसे प्रॉपरली कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ लीडिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, सुपरवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग आवर टीम मेंबर्स so that they can help us to achieve organizational objectives। जैसे डायरेक्टर नहीं कहता लाइट कैमरा एक्शन, तो वो एक्टर एक्ट्रेसेस से काम करवाता है जिससे स्टोरी अच्छे से स्क्रीन पर आ पाए। तो वैसे ही हम एज मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करते हैं जिससे वो इस तरीके से काम करें जो हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाए। क्लियर? ओके।
रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वन शॉट लेक्चर है, इसलिए मैं एक एक लाइन को रीड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको एक एक लाइन समझनी है तो आप जाइए डिटेल लेक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर 3 घंटे के अंदर, मतलब सिर्फ 3 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर हमने समझ रखा है, तो बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। फिफ्थ फंक्शन आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का सिंपल वर्ड में मीनिंग बताऊं, पहले हम टारगेट बनाते हैं, फिर हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए, फिर देखते हैं कि भैया जो अचीव नहीं कर पाए तो क्या कारण थे जिस वजह से वो हमारा टारगेट हिट नहीं हो पाएगा, और वो टारगेट फ्यूचर में रिपीट ना हो, उसके लिए हम सही कदम उठाएं। आया समझ में? सर नहीं आया तो प्लान कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान बनाते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं कि हमको ये टारगेट अचीव करना है, फिर हम पूरे साल काम करते हैं। पूरा साल भर काम करने के बाद हम ये चेक करते हैं क्या जो सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर फाइंड आउट करते हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे उसके पीछे, और वो कारण का हम पता लगाते हैं, और कारण का पता लगाने के बाद हम सही कदम उठाते हैं जिससे ये प्रॉब्लम्स इस बार आई वो फ्यूचर में फिर से रिपीट ना हो, फ्यूचर में अपने टारगेट्स को अचीव कर लें। इस चीज को बुलाया जाता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब है comparing our performance with the plan with the standards, एनालाइजिंग द डेविएशंस या एनालाइजिंग द डिफरेंसेस, जो क्यों हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए, उसके कारण ढूंढो, और फिर स्टेप्स लो, करेक्टिव स्टेप्स लो, जिससे फ्यूचर में चीजें रिपीट ना हो। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर? बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद आता हमारा अगला टॉपिक कोऑर्डिनेशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बैठाना। अगर आपका मेरा तालमेल नहीं बैठा तो ना तो मैं आपको प्रॉपरली पढ़ा पाऊंगा, ना आप उसे प्रॉपरली पढ़ पाओगे। अगर आपका आपके पापा के संग तालमेल नहीं बैठा तो बेटा कुटाई रोज होगी। ये चीज समझ में आ रही है? अगर आपका अपनी पढ़ाई के संग तालमेल नहीं बैठा तो आपको जितने मार्क्स सोच रहे हो उतने आप नहीं लेकर आ पाओगे। और वैसे ही अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के संग तालमेल नहीं आया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा नहीं देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, और किस चीज पर टिकी है? तालमेल पर। तालमेल का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है एक ऐसी प्रोसेस, कुछ ऐसे कदम जिसके थ्रू जो मैनेजर्स होते हैं वो बाकी सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, तालमेल में बिठाते हैं, जिससे हमको प्रॉब्लम ना आए काम करने में, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैनेज जो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शन। क्लियर हो गया आपको? तालमेल बिठाने की प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन बुलाते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ना बच्चों, कब चालू हो जाता है? प्लानिंग से स्टार्ट हो जाता है, और कहां तक चलता है? कंट्रोलिंग तक चलता है। प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग में चीजों को हम अरेंज करना चालू करते हैं, स्टाफिंग में लोगों की भर्ती होती है, डायरेक्टिंग के अंदर हम लोगों से काम करवाते हैं, कंट्रोलिंग में ये चेक करते हैं हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये सारी चीजें फ्लो में तालमेल के संग नहीं चलेंगी तो कभी भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ओके। अब बच्चों बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, गड़बड़ तो नहीं है। एक सेकेंड, नहीं, कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे थे, हाँ एक सेकेंड, अब गड़बड़ हो गई। अब बच्चों बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि कैसे पता लगेगा ये कोऑर्डिनेशन है। तो सबसे पहला, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। देखो हम सबको पता है कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपना अपना काम कर रहा होता है, ठीक है, और हर एक के काम अलग अलग होते हैं। तो एज मैनेजर हम क्या करते हैं? सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, सारी एक्टिविटीज को एक संग मिलाते हैं, एक कॉमन डायरेक्शन में लेके चलते हैं, जिससे हमारा काम जो है वो अचीव हो जाता है, हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। क्लियर? तो इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, मैनेजमेंट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है एक डायरेक्शन में काम करना, एक ही दिशा में काम करना। ये चीज कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो जो मैनेजमेंट होता है वो सारे डिपार्टमेंट्स को बांध के रखता है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस का काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स का काम कर रहा है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर ये तीनों तालमेल में नहीं होंगे, अगर ये एक ही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे होंगे तो हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे।
अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में राइट टाइम पे पैसा ना दे तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, मार्केटिंग वाला बेच नहीं पाएगा। प्रोडक्शन वाले ने सही पे टाइम पे काम कंप्लीट करके नहीं दिया तो पैसे खराब और प्रोडक्ट नहीं बनेगा बेचने के लिए। ये चीज समझ में आ रही है? तो सारे डिपार्टमेंट्स को बांध के रखता हमारा कोऑर्डिनेशन, जिससे हम एक डायरेक्शन में भाग पाए। क्लियर? ओके। तीसरा कोऑर्डिनेशन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों? क्योंकि हर पल चलता रहता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर टाइम हमको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। क्लियर? चौथा फंक्शन क्या है, सॉरी चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी लेवल हो, टॉप हो, मिडिल हो, सुपरवाइजरी हो, सब जगह कोऑर्डिनेशन चलता है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के आप काम नहीं कर सकते हो। अगर मिडिल वाला टॉप और लोअर को लिंक नहीं करता है तो काम नहीं हो पाएगा। अगर टॉप वाला मिडिल के संग मिलकर काम नहीं कर रहा तो काम नहीं हो पाएगा। तो आपको कोऑर्डिनेशन बकायदा करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है, जरूरी है। क्लियर? पक्का? कोई डाउट? ओके, आगे बढ़े। आगे पॉइंट क्या दे रहा है? कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। चाहे टॉप लेवल पर काम करो, चाहे मिडिल लेवल पे काम करो, चाहे सुपरवाइजरी लेवल पे काम करो, सब में जिम्मेदारी मैनेजर्स की है कि आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना है। और कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाना है वो 6 पॉइंट बता रहा है। डेलिबरेटली बिठाना है, मतलब ये कि एक्सीडेंटली कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, आपको इंटेंशनली बैठ के कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ता है। ये चीज समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स अपना इंडिविजुअली काम करते हैं, ठीक है? तो डेलिबरेटली बैठकर उनके संग सिंक्रोनाइजेशन बिठाना पड़ता है, जिससे हमारा टाइमली काम कंप्लीट हो पाए। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? ओके। ये हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर, आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। तीसरा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। चौथा, ऑल परवेसिव। पांचवा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। और छठा हमारा था डेलिब्रेट फंक्शन। आई होप बच्चों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब बच्चों बात करते हैं कोऑर्डिनेशन करना जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो जो इसकी 3 इंपॉर्टेंस है जो हमको पढ़नी है, एक एक करके मैं तीनों ही डिस्कस कर देता हूं, रीड करने की जरूरत नहीं है, इजी है। पहला पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ इन साइज। देखो, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते जाएंगे और डिपार्टमेंट भी बढ़ते जाएंगे, है ना? तो ऐसे केस में उनको लिंक करना, उनको कोऑर्डिनेट करने की जो इशू है वो भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लोग बढ़ते जाएंगे तो हर एक को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, हर कोई अपनी अपनी मर्जी से काम करेगा, अपने टाइम पर काम करेगा, गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो एज अ मैनेजर आपका काम बन जाता है कि आप लोगों को लिंक करके रखो, कोऑर्डिनेट करके रखो, सिंक्रोनाइज करके रखो, जिससे हमारे गोल्स अच्छे से अचीव हो जाए। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन गोस, number of person in the department, number of person in the organization increases and therefore need for coordination also increases. Clear? Okay. दूसरा फंक्शन आता है हमारा, या दूसरी इंपॉर्टेंस आती है, वो है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कम से कम खर्चे में काम। मार्केटिंग वाला क्या बोलता है, मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलता है, मुझे प्रोडक्शन करने के लिए पैसे चाहिए। ये चीज समझ में आ रहा है? परचेज डिपार्टमेंट क्या बोलता है, मुझे परचेज करने के लिए पैसा चाहिए। सब कुछ किससे लिंक्ड है? सारे लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट से लिंक्ड है, लेकिन फाइनेंस बोलता है मैं पैसे नहीं दे रहा क्योंकि मुझे कम खर्चे में काम चलाना है। तो ऐसा क्या काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब ये हर एक के फंक्शंस अपने डिफरेंट है, लेकिन ये इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत बन जाती है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, आपके टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। लास्ट जो इंपॉर्टेंस आती है वो है हमारा स्पेशलाइजेशन। अभी स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? स्पेशलाइजेशन का सिंपल वर्ड में मीनिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं, कुछ नॉन एक्सपर्ट लोग होते हैं, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो किसी से सुनना नहीं चाहते कि तू सिखाएगा हमको बेटा ये काम कैसे करते हैं। समझ में आ रही है ये चीज? तो एक्सपर्ट लोग नॉन एक्सपर्ट लोगों से सुनना नहीं चाहते, उनकी एडवाइस लेना पसंद नहीं करते, और ऐसे केस में वो अपनी एक्सपर्टीज झाड़ते हैं और लोग कहते हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा इनके संग काम करना। तो ऐसे केस में क्या होता है? तो ऐसे केस में सिंपल सी चीज है, कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होंगे और आपको एज अ मैनेजर उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना पड़ेगा। तो स्पेशलिस्ट और नॉन स्पेशलिस्ट लोगों के बीच में कंफ्यूजन ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो,
उसकी जिम्मेदारी आपकी है एज अ कोऑर्डिनेटर। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर? पक्का? ओके। अब हमारा स्टार्ट हुआ है चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का मतलब क्या होता है? आपका एक तरीके से बिहेवियर। जैसे हम बोलते हैं कि बेटा तो तू बिल्कुल पापा पे गया है, तो मतलब आपका और पापा का नेचर बिल्कुल मिलता जुलता है। तो वैसे हम बात करने वाले हैं, क्या मैनेजमेंट का नेचर किसी से मिलता है क्या? या मैनेजमेंट भी अपने पापा पे या अपनी मम्मी पे गया है? तो जरा डिस्कस करते हैं। तो हमको तीन चीजों से कंपेयर करना है मैनेजमेंट को। पहला आर्ट से, कला से, दूसरा साइंस मतलब विज्ञान, और तीसरा प्रोफेशन से। आर्ट से, साइंस से और प्रोफेशन से। एक एक करके तीनों से हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं आर्ट क्या है। तो आर्ट क्या है? एक स्किलफुल चीज है जिसको हम पर्सनल लेवल पर काम करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो आर्ट इज अ स्किलफुल पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब जो मुझे आता है उसको मैं पर्सनल लेवल पर अप्लाई करता हूं, क्योंकि मेरी कला जो है, मेरी जो एक्सपर्टीज है, वो किसी और को नहीं आती है। तो आर्ट क्या एक स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन है जिससे हम अपने टारगेट्स रिजल्ट को अचीव करते हैं। ठीक है? अब एक एक करके आर्ट के फीचर पता लगाते हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, पता तो लगे ना उसमें खूबी क्या है। तो पहला जो फीचर है हमारा वो क्या है? आर्ट का एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब ये हम बोलते हैं कि भैया डांस एक कला है, म्यूजिक एक कला है, क्या इसकी पढ़ाई नहीं होती? क्या इसके पेपर नहीं होते? होते हैं। तो मतलब ये आर्ट की भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, थ्योरी हमको पढ़नी पड़ती है। ये चीज समझ में आ गया? ओके। वैसे ही सेम टू सेम मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरी होती है ना? मैनेजमेंट में अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज है, क्लास 11 में पढ़ाता हूं बिजनेस स्टडीज। हायर इंस्टीट्यूट में आप पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? तो ये क्या, इसकी भी अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, अपने चैप्टर्स होते हैं, अपनी पढ़ाइयां होती है जो हमको करनी पड़ती है। तो यस, मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। पहला पॉइंट क्लियर दोनों का? ओके। दूसरा पॉइंट होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखिए, आर्ट एक कला है और कला सीखने से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। आप एक आर्टिस्ट अच्छे हो तो इसलिए अच्छे हो क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत करी है। अगर आप एक डांसर अच्छे हो तो आप इसलिए अच्छे हो क्योंकि आपने डांस बहुत किया। आप एक दो बार डांस करके आप अभी अच्छे डांसर नहीं बन सकते। मतलब ये आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड हाउ क्रिएटिव यू आर। वैसे ही बिजनेस को अच्छे से मैनेज करना ये भी किस पर बेस्ड है? प्रैक्टिस पर बेस्ड है, क्रिएटिविटी पर बेस्ड है कि आप किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई कर रहे हो और किस तरीके से आप अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर करके अलग अलग तरीके से, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, दोनों का कंपैरिजन? पक्का? ओके। तीसरा पॉइंट आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आई रिपीट, तीसरा पॉइंट क्या है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है, सिंगर दो हैं, एक अरिजीत सिंह है और एक यो यो हनी सिंह है या बादशाह कह लो। मतलब ये दोनों ही सिंगर है, लेकिन दोनों को गाने के तरीके अलग अलग हो। 7 सुर ही हैं, सारे गामा पादानी सा, सबके गाने एक ही हैं, लेकिन अरिजीत सिंह रुलाता है तो बादशाह नचाता है। समझ में आ रहा है? तो गाने दोनों ही गा रहे हैं, लेकिन उनका फ्लो अलग है। दो स्पीकर होते हैं, एक होता है जिसके हाथ पांव कप आते हैं और दूसरा होता है जो कॉन्फिडेंटली बोल रहा होता है। वैसे दो डॉक्टर होते हैं, एक होता है जिसके बाद आप जाते भी नहीं हो, दूसरा उसके बाद लाइन लगी रहती है। तो हर एक की अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है जिसको वो पर्सनलाइज तरीके से अप्लाई करते हैं और काम करते हैं। वैसे मैनेजमेंट के अंदर भी ये होता है। मैनेजमेंट के अंदर कैसे होता है कि आपके पास जो नॉलेज है, आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया, उसको आप अप्लाई कैसे कर रहे हो। मैं बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहा हूं, आप बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहे हो, आपका कोई तीसरा व्यक्ति वो बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहा है, ये हर एक का अपना पर्सनल तरीका होता है। तो यस, वी कैन से दैट कि हाँ, मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, मैनेजमेंट में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चलती है, और मैनेजमेंट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। तो मतलब ये कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? मैनेजमेंट एक आर्ट है। बहुत बढ़िया। मैंने आपको डायरेक्टली पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं चला रहा हूं। जैसे देखो, ये पूरा पेज हमने कंप्लीट कर लिया डिस्कशन के अंदर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो आर्ट के साथ हमने कंपेयर किया, तो हाँ, आर्ट है। अगला पॉइंट, मैनेजमेंट एज साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस की तरह है? कंपेयर करते हैं। तो साइंस का मतलब क्या है? साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि उसकी अपनी पढ़ाई है, उसकी अपनी किताब है, उसके कुछ प्रिंसिपल हैं जो किस पर बेस्ड है? कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड। बेसिक सी डेफिनेशन है कि साइंस क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि कुछ जनरल ट्रुथ्स और लॉज बताते हैं कि हाँ भाई कैसे कौन सी चीजें ऑपरेट हो रही है।
फीचर्स हमारे पास साइंस के 3 दे रखे हैं। पहला फीचर क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब ये साइंस के अंदर अपनी अपनी खुद की नॉलेज होती है, अपनी खुद की पढ़ाई होती है। साइंस के अंदर अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स बोले तो कुछ लॉज होते हैं, जैसे न्यूटन के 3 लॉ हो गए, आपके ग्रेविटी का लॉ हो गया, आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, आपके आइंस्टाइन ने कुछ लॉज दे रखे हैं, मतलब काफी सारी चीजें बताई रखी। तो मतलब ये कि साइंस में अपनी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। और वैसे ही मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज है। मैनेजमेंट के अंदर अपने फंक्शंस हैं, अपनी पढ़ाई है, प्लानिंग की अलग पढ़ाई है, कंट्रोलिंग की अलग पढ़ाई है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा सेकंड चैप्टर है, वो हमको पढ़ना पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमको पढ़ना पड़ता है। मैनेजमेंट से रिलेटेड बाकी सारे सब्जेक्ट भी हमको पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारे पढ़ना पड़ते हैं। मतलब ये साइंस में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या कोई ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके। दूसरा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखो, साइंस का प्रिंसिपल आसमान से तो टपका नहीं है, किसी ने डिस्कवर किया था साइंस का प्रिंसिपल। और डिस्कवर करने के बाद क्या वो प्रिंसिपल हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है, वो चेक करने के लिए उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट करे, चाहे लैब टेस्टिंग करी हो, चाहे ऑब्जर्वेशन किया। तो मतलब ये कि साइंस के जो प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हैं। एक्सपेरिमेंट कर करके हमको पता लगा कि हाँ भाई ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वैसे ही मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ोगे, वो भी काफी टाइम में बने हैं। काफी टाइम हमने ऑब्जर्व किया, अप्लाई करा कि हाँ क्या ये प्रिंसिपल यहाँ लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहां लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये हमने चेक किए थे। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो लोगों पर लगते हैं, साइंस के प्रिंसिपल हर जगह लगता है, हर एक चीज में लगते हैं। साइंस के प्रिंसिपल का जो रिजल्ट होता है वो हर सिचुएशन में सेम आता है। अगर मैं इंडिया में जो साइंस का प्रिंसिपल लगाऊंगा, सेम रिजल्ट आएगा। अमेरिका में जो साइंस का प्रिंसिपल लगाऊंगा, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन मैनेजमेंट लोगों से डील करता है, और लोग होते हैं अलग अलग। आपको मोटिवेट करने का तरीका अलग है, आपके पड़ोसी को मोटिवेट करने का तरीका अलग है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहाँ पर मोटिवेशन करने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग हो जाएंगे। मतलब ये जो रिजल्ट मैं आपसे चाहता हूं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं, क्या मैं उससे एग्जैक्टली वो करा सकता हूं? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग है, उनका जो रिजल्ट है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नहीं, एग्जैक्टली साइंस नहीं है, साइंस जैसा है। थर्ड पॉइंट क्या जगह है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि साइंस के प्रिंसिपल हर सिचुएशन में एक जैसे ही अप्लाई होते हैं और एक जैसा ही रिजल्ट आता है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से बदल दिए जाते हैं, क्योंकि ये लोगों से डील करते हैं। जैसे जैसे लोग होते हैं वैसे वैसे अप्लाई करने का तरीका भी मॉडिफाई हो जाता है। तो इन दैट वी कैन से दैट साइंस पूरी तरीके से तो नहीं है, लेकिन कुछ इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस जैसी। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? ओके। अब बढ़ते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक की ओर, और लास्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब क्या है मैनेजमेंट, क्या प्रोफेशन की तरह है कि नहीं था? तो मैंने प्रोफेशन के 5 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन्हीं को हम कंपेयर करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहला पॉइंट क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन क्या होता है? जैसे आपने सीए हो गया, आपका एडवोकेट हो गया, आपका डॉक्टर हो गया, तो ये क्या प्रोफेशंस होते हैं, ऑक्यूपेशंस होते हैं। तो इसके अंदर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब इसकी अपनी एक्चुअल में पढ़ाई होती है, और पढ़ाई करने के लिए आपको कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में पढ़ना पड़ता है। तो वैसे ही क्या मैनेजमेंट की अपनी पढ़ाई होती है? द आंसर इज यस, मैनेजमेंट की अपनी भी पढ़ाई होती है। मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, आपका मैनेजमेंट खुद ही हो गया। तो ये सारी उसकी पढ़ाई होती है, और कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट्स में भी मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। तो मतलब ये बोल सकते हैं दोनों पॉइंट दोनों में सेम है। प्रोफेशन में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है और इसमें भी नॉलेज है। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में आने के लिए, सीए बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आपको डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप प्रोफेशन में आ सकते हो। लेकिन मैनेजर बनने के लिए आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, मैनेजर बनने के लिए आपको किसी भी तरीके का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं या कुछ कंपनीज हैं जो मैनेजर के लिए आपको डिग्री मांगती है, लेकिन हर कोई नहीं मांगता है। तो मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी टू हैव अ सर्टेन डिग्री और टू पास सर्टेन एग्जामिनेशन टू बिकम अ मैनेजर। ठीक है? तो मतलब ये पॉइंट बोल सकते हैं कि ये पॉइंट 100% मैच नहीं करता। तीसरा है प्रोफेशनल एसोसिएशन।
अगर आप डॉक्टर बनते हो, अगर आप एडवोकेट बनते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, तो आपको एक एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी होता है, आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलता है, ठीक है ना। आप उस मेंबरशिप के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, ठीक है। लेकिन मैनेजर बनने के लिए या मैनेजर बनने के बाद अगर आपको ये बोला जाए कि आपको किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना कंपलसरी है, द आंसर इज नो। आप मेंबर हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एडवोकेट के बारे में बात करें तो बार काउंसिल नाम का एक एसोसिएशन है। डॉक्टर की बात करें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाम से एक एसोसिएशन है, जिनका उनको मेंबर होना कंपलसरी होता है। बट मैनेजर्स के लिए ऐसा कोई कंपलसरी एसोसिएशन है जिसका आपको मैनेजर वो मेंबर होना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? ओके। फोर्थ पॉइंट आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिक्स का मतलब होता है कि आप मॉरली कितने अच्छे हो। तो हर एक प्रोफेशन के अंदर, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हर एक प्रोफेशन के अंदर उनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक का मतलब क्या होता है कि आप अच्छे से और भलाई के लिए काम करना। जैसे डॉक्टर का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो अपने पेशेंट की जात नहीं देखेगा, पेशेंट का बैकग्राउंड नहीं देखेगा, उसका इलाज करेगा। एडवोकेट का काम ये होता है कि उसका जो क्लाइंट है भले ही वो दोषी हो लेकिन उसको डिफेंड करेगा। वैसे सीए का काम क्या होता है, उसका भले क्लाइंट गलत काम कर रहा हो लेकिन उसके वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लेकिन मैनेजर्स के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट कंपल्शन नहीं है। कंपनीज, हर कंपनी अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड कर सकती है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बता सकती है जो कि मैनेजर्स को फॉलो करने पड़ेंगे। बट कोई लीगल कंपल्शन रिक्वायरमेंट नहीं है ऑन अ जनरल लेवल। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट भी समहाउ मैच नहीं करता है, ठीक है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैच करता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रॉपर्ली मैच नहीं करता, प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रॉपर्ली मैच नहीं करता, कोड ऑफ कंडक्ट वाला प्रॉपर्ली मैच नहीं करता। लास्ट पॉइंट आता है सर्विस मोटिव। देखो एज अ प्रोफेशन, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे आप एडवोकेट हो, आपका काम क्या है, सोसाइटी को सर्विस देना, अपने क्लाइंट के भले के लिए काम करना। वैसे मैनेजमेंट का काम भी यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए काम करना। अगर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना तो प्रॉफिट कमाने में मदद करे, लोगों की भलाई करना तो लोगों की भलाई करे। तो मतलब ये पॉइंट हमारा मैच होता है। तो मतलब वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज नॉट लाइक प्रॉपर प्रोफेशन। हाँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी मैच करती है। क्लियर? कोई भी डाउट? पक्का? ओके। तो बच्चों ये था हमारा पूरा चैप्टर जो हमने लगभग 1 घंटे के अंदर पूरा प्रॉपरली थॉरोली हर एक हेडिंग को अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो मैं आपको दिखा दूं कि हमने क्या सारे टॉपिक्स देख लिए। इंट्रोडक्शन देख लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कर ली। ऑब्जेक्टिव्स 3 थे, कर लिए। इंपॉर्टेंस 5 थी, कर लिया। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 थे, टॉप, मिडिल, सुपरवाइजरी, ये भी हो गया। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 थे, हो गया। कोऑर्डिनेशन में डेफिनेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इंपॉर्टेंस थी, हो गई। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आर्ट, साइंस, प्रोफेशन तीनों से कंप्लीट हो गए। यस। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा वन शॉट लेक्चर जिसके अंदर हमने पूरे चैप्टर को थॉरोली डिस्कस किया और एक क्विक रिवीजन हो गया हमारा 1 घंटे के अंदर। और एक बात और बता दूं, इस चैप्टर के संग बाकी बहुत सारे चैप्टर्स के वन शॉट हैं हमारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं और भी आगे आएंगे। तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना हो, हर एक टॉपिक का डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए हो कम टाइम में, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के नाम पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज अगर आप रोजाना 1 घंटा पढ़ते हो, सिर्फ 1 घंटा, 1 महीने में बिजनेस स्टडीज खत्म हो जाएगी। 1 महीने के अंदर खत्म। आपको सिर्फ 1 घंटा रोज देना है। मतलब ये आपको 30 या 31 घंटे इन्वेस्ट करने हैं और आपकी पूरी बिजनेस स्टडीज लाइन बाय लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ये सारे नोट्स एनसीईआरटी से बनाए हैं, कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको 1 घंटा रोज देना है। क्या आप देने के लिए राजी हैं? अगर हाँ तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है और दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। तो आपसे मुलाकात करेंगे आप अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रखना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।